Hello students, good afternoon to all of you and how are you? Welcome to my YouTube channel. This is Namrata Shukla और जैसा कि हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया है, उसमें बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया है हमने, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और उसमें एमिनो एसिड हमने देख लिया है, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे, प्रोटीन क्या होता है, किन-किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएँगे आज। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर पसंद आए तो आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और कुछ भी आप लोगों को डाउट अगर होता है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके डाउट को 100% सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम प्रोटीन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखते हैं हमने कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर ले लिए हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कुछ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर ले लिए हैं। यही सारी चीज़ें आप आज हम लोग जानेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रोटीन्स। अभी हम देखते हैं प्रोटीन्स होते क्या हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। अगर कहीं भी अगर 2 पर्सन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है? अगर कहीं भी 2 पर्सन या फिर 2 मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी 2 एक टाइप की चीज़ें अगर कांटेक्ट में आती हैं, तो उनमें कुछ बॉन्डिंग होने की कोशिश होती है। उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है, एक खिंचाव जैसा महसूस होता है, ठीक है? अब उस बॉन्डिंग की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से उनमें कुछ बॉन्डिंग्स होती हैं। जैसे अगर हम 2 व्यक्तियों की बात ले लें, ठीक है? अगर 2 व्यक्तियों की बात ले लें, तो वो जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो उनमें कुछ बॉन्डिंग होती है, कुछ अट्रैक्शन होता है, आपस में खिंचाव होता है, तो वो क्या करते हैं कि एक-दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। एक-दूसरे को जानते-जानते वो एक-दूसरे के साथ कब आ जाते हैं पता नहीं चलता है। इसी चीज़ को बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है? कि एक-दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो जाना, एक-दूसरे को समझने लगना। ठीक इसी तरह से हम अपने किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे हम प्रोटीन को ले लेते हैं या फिर किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स को ले लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किसी भी एक छोटे अणु के पॉलीमराइजेशन से होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि अगर एक ही प्रकार का कोई भी मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार का कोई भी छोटा मॉलिक्यूल एक दूसरे से कई मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं एक ही प्रकार के, तो उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इसी तरह से हम प्रोटीन्स को ले लेते हैं। अब प्रोटीन क्या है? जब हमने आप लोगों को अमीनो एसिड पढ़ा रखा है, क्या अमीनो एसिड, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो आइए हम चलते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जब 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है? अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं, उसके बाद अभी पूरा थ्योरेटिकल हम आप लोगों को लिखाएंगे। जब 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके आपस में कुछ बॉन्डिंग होती है, ठीक है? उनकी आपस में कुछ बॉन्डिंग होती है। जैसे एक अमीनो एसिड का हमने बताया था 4 वैलेंसी होती है उनके पास। एक कार्बन होता है बीच में, सेंटर में कार्बन होता है, उसके साथ 4 वैलेंसी होती है। जैसे इस तरह से हम देख लेते हैं। मान लो ये एक अमीनो एसिड हमने ले लिया, इसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक NH2 अमीनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक R है जो कि वेरिएबल होता है, मीन्स हर अमीनो एसिड में R अलग-अलग होता है, ठीक है? कहीं पे ये हाइड्रोजन हो सकता है, कहीं पे ये मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कहीं पे ये इथाइल ग्रुप हो सकता है या फिर कोई और मॉलिक्यूल हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब ये मान लो ये एक अमीनो एसिड है, अगर इसी प्रकार से इसके साथ दूसरा अमीनो एसिड आता है, ठीक है? एक अमीनो एसिड हम यहाँ पे लेते हैं NH2 को हम HNH लिख सकते हैं, ठीक है? कार्बन ले लिया COOH, इसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बीच में सेंटर ये कार्बन रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पे एक वेरिएबल ग्रुप R आ जाता है। मान लो ये अमीनो एसिड 1 है तो R1 कर देते हैं, अमीनो एसिड 2 है तो R2 कर देते हैं, ठीक है? अब ये दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है? ये दोनों अमीनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इनमें एक प्रकार की बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है? इनमें एक प्रकार की बॉन्डिंग बनेगी और इस बॉन्डिंग में क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से इस ग्रुप से NH2 से एक हाइड्रोजन और COOH से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या? वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? बाहर निकल जाता है।
अब इसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन का मतलब कि वाटर का बाहर निकल जाना, वाटर वहां से हट जाना, किसी भी मॉलिक्यूल से वाटर हट जाना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे और जो ये डिहाइड्रेशन होता है तो यहाँ पे कुछ बॉन्डिंग बन रही है, ये जो CO और इस दूसरे अमीनो एसिड का NH, यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन रही है, इसको कौन एक बॉन्ड बोलते हैं, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्शन करके बॉन्डिंग बना लेते हैं तो उसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कई सारे स्ट्रक्चर हैं, कई सारी कैटेगरी में इनको, जैसे दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो उसको डाई पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, 3 अमीनो एसिड के बीच में तो ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, 4 अमीनो एसिड के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसको टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। तो इसी तरह से बनता है, इसी तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं, इसको थ्योरेटिकली लिख लेते हैं और अच्छे से तब समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, हम प्रोटीन लिखते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रोटीन टर्म किसने दिया। तो ये एक साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस, बर्जीलियस या फिर मूल्डर, मूल्डर, इन्होंने टर्म प्रोटीन दिया था। प्रोटीन टर्म किसने दिया था? बर्जीलियस या फिर मूल्डर ने दिया था। दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, आप जैसा भी स्टेटमेंट में रहेगा आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफिनीशन लिख देते हैं। व्हेन टू अमाइनो एसिड, टू अमाइनो एसिड्स come in contact with each other, with each other, each other, अब कैसे कांटेक्ट होते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक मिनट, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग चुपचाप इसको अच्छे से लिखिएगा, अभी आराम से धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड amino group of another amino acid, another amino acid, ठीक है, another amino acid form a bond called as peptide bond, peptide bond। ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो फर्स्ट अमाइनो, अब सेकेंड का नहीं, फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप, कौन सा? याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट अमाइनो एसिड का, ये एग्जाम में इसका उल्टा भी पूछ सकता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकेंड अमाइनो एसिड का NH ग्रुप मींस अमीनो ग्रुप मिल करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे हम अमीनो एसिड बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक अमीनो एसिड ये रहा, ये R हो गया, R जो कि वेरिएबल है, यहाँ पे NH2 हो गया। ठीक है, प्लस सेकेंड अमीनो एसिड, अब ये NH2 को हम HNH भी लिख सकते हैं ना, NH2, ठीक है, क्योंकि हमको बॉन्ड बनाना है इधर में। फिर कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप R जो कि वेरिएबल है, ठीक है, और एक ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH लिया जाएगा और NH2 ग्रुप का H लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर हो क्या होगा? निकल जाएगा, मीन्स डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर का बाहर निकल जाना। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा। अब यहाँ पे जब ये चीज निकल गया, वाटर निकल गया, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड क्या बन जाएगा? यहाँ का CO प्लस यहां से NH आ जाएगा, N और H,
इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बोल देंगे, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पे, सी एच आर जो कि वेरिएबल है, सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, ठीक है। अब यहाँ का C ले लेते हैं, H ले लेते हैं, R जो कि वेरिएबल है, और यहाँ का NH2 ले लेते हैं। ये रहे दो अमीनो एसिड के बीच बना एक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये कितने अमीनो एसिड के बीच बना है? 2 अमीनो एसिड के बीच। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड बॉन्ड, डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब इसी तरह से इसी तरह से अगर 2 अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड बनता है, 2 अमीनो एसिड, ठीक है, तो इसको हम डाई पेप्टाइड बोलेंगे, डाई पेप्टाइड। और इसमें बॉन्ड कितने बने हैं? एक बॉन्ड। कितना बना है? एक बॉन्ड, ठीक है। अभी अभी ये प्रोटीन नहीं बना हुआ है, अभी ये अमीनो एसिड इसमें जुड़ रहा है, ठीक है। अभी अमीनो एसिड केवल जुड़ रहे हैं, अभी पेप्टाइड बना रहे हैं। कितने? डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, ऐसे करके, ठीक है। अगर 3 अमीनो एसिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड। और इसमें बॉन्ड कितना है? 2 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड, ठीक है। अगर बॉन्ड का नंबर पूछा जाए तो यहां पे नोट करके लिख लेना, बॉन्ड का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड। तो यहां पे हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड में लिख लेंगे एमाइनो एसिड टोटल, टोटल एमाइनो एसिड, ऐसे लिख लेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एमाइनो एसिड -1, ठीक है। अगर अगर पूछ लिया जाए कि मान लो 51 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन है, ठीक है, 51 अमाइनो एसिड का एक प्रोटीन है, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने हैं? तो हम 51 माइनस 1 कर देंगे। क्या करेंगे? 51 माइनस 1 मीन्स इसमें बॉन्ड कितने बने हैं? 50 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड? 50 बॉन्ड बने हैं। तो अगर हम कोई भी आपको प्रोटीन दे दिया जाए और उस प्रोटीन में अमीनो एसिड का नंबर दिया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितने बॉन्ड बने हैं, तो आप उतने अमीनो एसिड से 1 माइनस कर देंगे, आपका पेप्टाइड बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 अमीनो एसिड ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कितने बने? 2। 4 अमीनो एसिड, इसी तरह से 4 अमीनो एसिड टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रापेप्टाइड, ये क्या बन गया? टेट्रापेप्टाइड। अभी इसमें प्रोटीन नहीं बना हुआ है, अभी प्रोटीन नहीं बना हुआ है, अभी पेप्टाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? पेप्टाइड बन रहा है। और इसमें टेट्रापेप्टाइड 4 अमीनो एसिड है, तो इसमें बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 बॉन्ड बन जाएंगे। कितने? 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम एंड सो ऑन करके 10, मान लो 10 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डेकापेप्टाइड, डेकापेप्टाइड। अब इसी तरह से अगर 8 अमीनो एसिड है, 9, हम एक आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। एग्जांपल जैसे 8 अमीनो एसिड, 8 अमीनो एसिड का एक पेप्टाइड है, इसको बोलेंगे ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड। और जो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इससे क्या बनता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मींस या न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या होता है? स्टोर रहता है। कहां पर स्टोर रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस में, ठीक है। आगे चल के जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इसी तरह से 9 अमीनो एसिड का एक हार्मोन है एडीएच, एडीएच मींस एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये 9 अमीनो एसिड का है। कितने अमीनो एसिड का? 9 अमीनो एसिड का। और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने मिलेंगे? 9 - 1 8 पेप्टाइड बॉन्ड। ऑक्टापेप्टाइड, ऑक्सीटोसिन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे? 8 - 1 7 पेप्टाइड बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं?
प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, अब हमने देखा कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहे हैं, ठीक है? क्या बनाते जा रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जा रहे हैं। अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीमर बोल देंगे। पॉलीमर मीन्स जो ये प्रोटीन है, ये किसका पॉलीमर है? एमाइनो एसिड का पॉलीमर, क्योंकि कई सारे एमाइनो एसिड मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो हम इसको लिख देंगे पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं ना, पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्मेशन हुआ डिहाइड्रेशन से। जब वाटर बाहर निकला तभी तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनना संभव हो पाया। जब वाटर बाहर निकलेगा तभी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। डिहाइड्रेशन, या इसी को हम कंडेंसेशन बोल देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है? इसी को हम क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। अब एक चीज नोट करके आप लिखिएगा, नोट करके, पॉलीपेप्टाइड ये जो अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड बनाते बनाते जाते हैं। जब ये 50 एमाइनो एसिड, मोर देन 50 एमाइनो एसिड जब जुड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं? प्रोटीन बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? प्रोटीन, ठीक है? व्हेन, यहां पे लिख लेते हैं हम, व्हेन मोर देन 50 amino acids are bonding by peptide bond, it's called as protein, it's called as प्रोटीन्स। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटी जो प्रोटीन रहेगी, सबसे छोटी प्रोटीन वो 50 एमाइनो एसिड से ज्यादा मीन्स 51 एमाइनो एसिड की होती है। और वो क्या होती है? 51 एमाइनो एसिड की प्रोटीन क्या होती है? इंसुलिन। इंसुलिन कितने एमाइनो एसिड की? 51 एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड। और इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे? 50 बॉन्ड, कितने? 50 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है? ये कैसी है? सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन, सिंपलेस्ट प्रोटीन क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन है, ठीक है? अब यहां पर एक टर्म आता है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, नोट करके लिखिएगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन किस टर्मिनल से होता है, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। अब यहां पे थोड़ा सा समझने का होगा आप लोगों को। डायरेक्शन आप, जब हमने यहां पे, यहां आके देखिए, इसमें चलते हैं, कहां पे हमने प्रोटीन बनाया है? यहां पे, ठीक है? अब यहाँ पे दो प्रोटीन आपस में जुड़ा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन का कैसा हो रहा है? सबसे पहला जो ये ग्रुप छूटा हुआ है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? एन। इसको हम एन टर्मिनल बोलेंगे। क्या? एन टर्मिनल। इसका अमीनो ग्रुप छूटा हुआ है, ठीक है? और ये लास्ट वाले अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए इसको हम सी टर्मिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी टर्मिनल, ठीक है? तो हम अब ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल डायरेक्शन में हो रहा है। किस डायरेक्शन में? एन टर्मिनल टू सी डायरेक्शन। मींस इसका पहला जो टर्मिनल है, पहला जो पार्ट है, ये अमीनो एसिड है, और लास्ट पार्ट इसका जो बचा हुआ है बॉन्डिंग बनाने के लिए किसी अदर पार्ट से, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। मींस एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल में ये प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसी डायरेक्शन में, ठीक है? अब एक नोट करके लिखिएगा, नोट,
प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें ईंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ईंट की। तो ईंट को हम हाउस का क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स मींस ईंट जोड़ जोड़ करके घर बन रहा है। उसी तरह से अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। तो इसीलिए अमाइनो एसिड को हम प्रोटीन का क्या बोल देंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अमाइनो एसिड्स are building blocks of प्रोटीन्स। ठीक है, अमाइनो एसिड क्या बन रहा है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहा है। क्या बन रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है, कैसे बन रहा है। अब हम प्रोटीन्स के टाइप्स देखेंगे। कौन? आप हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के टाइप्स देखेंगे। अब ये प्रोटीन्स के टाइप मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। नंबर सेकेंड कंपाउंड प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन। और नंबर थर्ड आ जाएगा डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन। अब सबसे पहले हम डिराइव्ड प्रोटीन देख लेते हैं। ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन देख लेते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। मींस प्रोटीन को तोड़ करके वो बनते हैं। किससे बनते हैं? प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन को तोड़ तोड़ करके वो बनते हैं। जैसे ही इसका हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे इनको लिख लेते हैं, यहां पे देख लीजिए, डिराइव्ड, डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा पेप्टोन्स। प्रोटीन को हम तोड़ेंगे, सबसे पहले जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटियोज। ठीक है, प्रोटियोज को जब हम तोड़ेंगे तो हमें डाई पेप्टाइड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डाई पेप्टाइड्स। और अगर हम डाई पेप्टाइड्स को तोड़ देंगे तो हमें क्या मिल रहा है? एमाइनो एसिड मिल रहा है। यहां पे हम लिख लेते हैं छोटा सा, एमाइनो एसिड्स मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए डिराइव प्रोटीन। अब हम सिंपल प्रोटीन में आते हैं। किसमें? सिंपल प्रोटीन में आते हैं। सिंपल प्रोटीन ये जो ऐसा प्रोटीन जो कि केवल अमाइनो एसिड से बना हो। किससे? अमाइनो एसिड से बना हो, उसको हम सिंपल प्रोटीन से बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन। तो ओनली अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओनली अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। इसको हम क्या बोल देते हैं? प्योर प्रोटीन्स बोल देते हैं, क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन पार्ट होता है। ओनली प्रोटीन पार्ट्स, ओनली प्रोटीन पार्ट्स। अब यहां पे हम देखते हैं। ठीक है, यहां पे हेडिंग डालेंगे सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन्स कैसे होते हैं? जो कि केवल अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। मींस उसमें केवल प्रोटीन पार्ट होता है, अदर पार्ट उसमें नहीं होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रोटीन बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है रूबिस्को। रूबिस्को आप लोगों ने नाम सुना होगा। रूबिस्को एक प्रकार का एंजाइम है, और ये भी क्या है? प्रोटीन। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। मींस मोस्टली एंजाइम्स भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जो मोस्टली एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। कुछ को छोड़ करके कुछ प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड मींस आरएनए से बने होते हैं, जिनको हम राइबोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। ये हम आगे एंजाइम्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये रूबिस्को क्या है? ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स ऑफ होल बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर।
और प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का या फिर होल बायोस्फीयर का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। इसको हम पेसमेकर ऑफ केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं, और इसको सबसे पहले फर्स्ट एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल होता है ये क्या है? फर्स्ट एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? केल्विन साइकिल, फर्स्ट एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल, इसीलिए इसको हम पेसमेकर बोल देते हैं। मींस ये केल्विन साइकिल का के स्टार्टिंग में ही ये क्या करता है? पार्ट लेता है, इसीलिए इसको हम पेसमेकर बोल देते हैं, ठीक है? जैसे हमारे हार्ट का पेसमेकर क्या है? ऐसे नोड जो कि हमारे रिद्म को स्टार्ट करता है, उसी तरह से केल्विन साइकिल का फर्स्ट एंजाइम क्या है? रूबिस्को एंजाइम, जिसे हम पेसमेकर ऑफ केल्विन साइकिल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉल्ड एज पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है? इसको हम क्या बोल देते हैं? केल्विन साइकिल का पेसमेकर बोल देते हैं, ठीक है ना? रूबिस्को का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, राइव्यूलोज, राइव्यूलोज, ये आर यू मीन्स राइव्यूलोज, ठीक है? आर यू मीन्स राइव्यूलोज, बिस मीन्स बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट ये हो गया। सी कार्बोक्सिलेज, ओ ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज, ठीक है? रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या हो गया? राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज। अब ये यहाँ पे कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजिनेशन दोनों में पार्ट लेता है। कैसे पार्ट लेता है ये चीज हम आगे देखते हैं, ठीक है? रूबिस्को, रूबिस्को ये ऑक्सीजिनेशन में भी पार्ट लेता है, ऑक्सीजिनेशन और कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है? अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिला, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेशन कराएगा। इफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है, मींस इसको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिली, तो ये क्या कराता है? ऑक्सीजनेशन कराता है। जैसे कि हमें फोटो रिस्पायरेशन में देखने को मिलता है, क्या मिलता है? कहां पे? फोटो रिस्पायरेशन में देखने को मिलता है। तो ये ऑक्सीजनेशन कराता है, और उससे हम प्लांट्स फूड का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ना ही एटीपी का निर्माण करते हैं, ना ही NADH2 का निर्माण कर पाते हैं। तो ये बहुत ही वेस्ट प्रोसेस है। फोटो रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है? वेस्ट प्रोसेस है। तो ये ऑक्सीजनेशन भी करवा सकता है, ठीक है? अगर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा मिली से। कार्बोक्सिलेशन कब करवाएगा ये? इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो ये क्या करवाएगा? कार्बोक्सिलेशन करवाएगा, मींस ये एटीपी बनवाएगा, ठीक है? एटीपी बनवाने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये इस वजह से इसको ये बाई फंक्शनल है। रूबिस्को कैसा है? बाई फंक्शनल। कैसा है? बाई फंक्शनल है, मींस ये दोनों काम में पार्ट लेता है, ठीक है? ये हो गया रूबिस्को। अब नेक्स्ट एंजाइम हम देख लेते हैं, सेकेंड कोलेजन। कोलेजन, अब कोलेजन क्या है? कोलेजन जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है। कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, ठीक है? क्या है ये? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, और ये मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल किंगडम, ये एनिमल किंगडम का मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है। कैसा है? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम।
अब इसी कोलेजन प्रोटीन से एक डिजीज होता है, इसी कोलेजन प्रोटीन के रिटार्डेशन से। अगर कोलेजन प्रोटीन में, हमारी बॉडी के कोलेजन प्रोटीन में कोई भी रिटार्डेशन आ गया, कोई भी खराबी आ गई उसके फंक्शन में, तो वो एक डिजीज क्रिएट करता है, जिसे हम स्कर्वी डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्वी डिजीज बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये विटामिन सी की डिफिशियंसी अगर हो जाती है, विटामिन सी की डिफिशियंसी डिफिशियंटी हो जाती है, तो इसे स्कर्वी डिजीज होता है, स्कर्वी डिजीज होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो ठीक है, नोट करके यहाँ पे लिख देते हैं, स्कर्वी डिजीज विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। और ये डिफिशियंसी क्यों होती है? जब कोलेजन प्रोटीन में कोई रिटार्डेशन हो जाता है, मींस कोलेजन प्रोटीन में जब डिफेक्ट आ जाता है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो कोलेजन प्रोटीन डिस्टार्ड हो जाता है। इसीलिए उसको, उसमें विटामिन सी की कमी होती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंपल प्रोटीन। हमने सिंपल प्रोटीन देखा, डेरिवेटिव प्रोटीन देखा। अब हम कंपाउंड प्रोटीन देख लेते हैं। नंबर सेकंड कौन सा था? कंपाउंड, कंपाउंड प्रोटीन। इसमें दो पार्ट होते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? आपस में जुड़ा हुआ, मींस एक से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ। कैसे? एक से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ, तो उसको, जैसे दो चीजें आपस में, दो अलग अलग तरह की चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आ गया न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या आ गया? न्यूक्लियो प्रोटीन आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? न्यूक्लियो, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन में जैसे हम राइबोसोम को देख लेते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, इसमें ये न्यूक्लियो प्रोटीन मींस न्यूक्लिक एसिड एक पार्ट, प्रोटीन अलग पार्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर राइबो, ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, मींस न्यूक्लिक एसिड की जो पहले है उसकी मात्रा कम होगी, और जो बाद में है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। जैसे न्यूक्लिक एसिड इसमें पहले दिख रहा है, न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो मींस ये न्यूक्लिक एसिड कम मात्रा में होगा, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड ये कैसा है? लेस है, लेस है, प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कैसा है? मोर है, मोर मीन्स ज्यादा है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कैसा है? लेस इन क्वांटिटी, और प्रोटीन मोर इन क्वांटिटी, मीन्स न्यूक्लिक एसिड लेस नंबर में है, प्रोटीन ज्यादा नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। ठीक है, अब क्रोमोजोम में क्या आ जाएगा? डीएनए, नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट कैसा होगा? डीएनए होगा, प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं वायरस, वायरसेस देख लेते हैं, उसमें भी न्यूक्लियो प्रोटीन और वायरसेस क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन है। उसमें या तो फिर नॉन न्यूक्लियो, नॉन प्रोटीन पार्ट क्या होगा? आरएनए और डीएनए, आरएनए और डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 1 के न्यूक्लियो प्रोटीन में राइबोसोम आ जाएंगे, क्रोमोसोम आएंगे, वायरसेस आ जाएंगे। नंबर सेकंड हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें भी ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। नंबर थर्ड जैसे आ जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन में, जैसे एंटीबॉडीज आ गई हमारी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आ गई, इंटरफेरॉन आ गया, इंटरफेरॉन आ गया। ठीक है, अब और थर्ड नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं, थर्ड नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, लाइपोप्रोटीन होगा, लाइपोलिपिड की प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड प्रोटीन। कैसा? कंपाउंड प्रोटीन।
तो ये रहा आज का लेक्चर। आज हमने क्या जाना, प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर कौन-कौन से होते हैं। जैसे मेनली प्रोटीन 4 टाइप्स के स्ट्रक्चर में होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज हम, ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय सभी को। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिएगा।